बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। मारूफ मजहबी व समाजी व सियासी शख्सियत चेयरमैन बैनुल मज़हब व इत्तेहादीन मुस्लिमीन मियां इफ्तिखार हुसैन जलंधरी ने कहा है कि हमारे तमाम दरपेश मसाइल व मुश्किलात का हल इस्लाम के अदलाना निज़ाम के नफाज में पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया गया। इसकी बका इस्लामती तरक्की और खुशहाली इस कलमे पर अमल पैरा होने में है। पाकिस्तान में हर किस्म मजहबी और सियासी गैर मुल्की मदाखलत बंद होनी चाहिए। सियासी और मजहबी जलसे जलूसों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे। बानी चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार MB न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अजीम ज़ानी, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे ज़िला शुपरा की मरूफ सियासी समाजी मजहबी शख्सियत, मरूफ मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन बैनुल मज़हब आम आदमी कौंसिल पंजाब, साबिक़ नाज़िम जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन जलंधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है और पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और अमन व अमान की सूरत हाल है आपको सामने है, किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल क्या है, मौजूदा हालात से निकलने का क्या रास्ता है, कि किस तरह आप अपना इस हवाले से देखते हैं और क्या पैगाम देते हैं? ज़रदानी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने चैनल में मुझे दावत दी। बाकी रहा ये हमारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ज़ाहिर सारी दुनिया को पता है मसाइल में गिरा हुआ पाकिस्तान है हमारा। बड़ा प्यारा पाकिस्तान है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसा लीडर आया हो जो इस मुल्क के लिए मुखलिस हो, इस अवाम के लिए मुखलिस हो, या जिसने इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए वो अच्छे काम करने की कोशिश की हो। ये जब तक ये हमारा मुल्क घिरा ही रहेगा, जब तक सही जमहूरियत नहीं आती, इंसाफ उनके घर के दहलीज पर नहीं मिलता। हमारे कानून है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं। अमल दरामद है तो गरीब के लिए। जब हम कानून एक जैसा बनाएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत के मुताबिक जब तक फैसले नहीं होंगे, हमारा मुल्क ऐसे ही घिरा रहेगा, ऐसे ही हमारी मशीयत तबाह बर्बाद होती रहेगी। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम भी इस मुल्क में लाते, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, मिसाल में बात की है पाकिस्तान में निज़ाम की और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की, इंसाफ की, अदल की आपने बात की है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है, पाकिस्तान में जो हमारी लीडरशिप मौजूदा है उसका किरदार नहीं है, अदालों का कोई किरदार नहीं है, कहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ पे हम हमारी गलतियाँ कोताही हैं, जिस वजह से जनाब इशारा किया है कि हम वो निज़ाम नहीं ला सके जिस निज़ाम के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी। क्या समझते हैं कि उस क़यादत का फुकदान है? ज़रदानी साहब, मेरे मोहतरम, मेरे भाई, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जिसके लिए, जिस मकसद के लिए, जिस एम के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, इसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो निज़ाम ही नाफिज नहीं हुआ। जब आप अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत को तस्लीम नहीं करेंगे तो कैसे ये निज़ाम यहाँ का सही हो सकता है? ना आवाम खुशहाल हो सकती है, ना यहाँ का मौजूदा निज़ाम सही हो सकता है। जब तक मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं अब मुझसे बार बार अगर सवाल करें तो मैं यही कहूँगा कि हम जब तक अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत को सही तौर पे अपने दिल से तस्लीम नहीं करते, हमारे आबा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, यहाँ इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम के कवानीन नाफिज होंगे। ज़ाहिर है किसी ने, हुक्मरान ने आज तक ये कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश नहीं की, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करेंगे, जब तक इस मुल्क में ये सूद का निज़ाम चलता रहेगा, अल्लाह की हम नाफरमानी करते रहेंगे, तो ऐसे ही ये मुल्क का निज़ाम नहीं सही होता। मियां साहब, आप चेयरमैन बैनुल मज़हब आम आदमी कौंसिल हैं,
اور ماشاءاللہ مداح اہل بیت بھی ہیں. مذاہب کے درمیان اور مسالک کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشیدگی پائی جا رہی ہے. سیاست کو چھوڑ دیں، سیاست کی بات کری ہے، وہاں بھی سوچیں. یہاں بھی مذاہب میں اور مسالک میں بھی جو ہے نا وہ تناؤ ہے، کشیدگی ہے، افتراق ہے، انتشار ہے. کیا میسج دیں گے آپ کہ یہ جو صورتحال ہے اس پر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں، کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح ہم اس قوم کو متحد اور متفق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے محترم جزدانی صاحب، یہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بھائی چارے میں اور ایک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں. تو جب ہم اللہ اور اس رسول اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی بات کریں گے، کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں امن نہ ہو. لیکن ایسے کو بازاری لوگ ایسے ہر فرقے میں ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو طاغوت ہیں یہ امریکہ وغیرہ یا یہ جو بھی یہودی یا دوسری باہر کی گورنمنٹ ہے وہ ہمارے بندوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ یہ کیوں اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، یہ کیوں ایک میل جول سے رہ رہے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے. تو وہ جب تک یہ اپنا یہ دانی صاحب بیرونی جو ہے نا ہمارے لوگوں سے جب رابطہ ہوتا ہے نا، یہ جب بیرونی مداخلت نہیں ختم ہوگی نا تو یہ سلسلہ نہیں رک سکتا. یہ بیرونی مداخلت رکنی ہوگی، یہ باہر کی جو فنڈنگ ہے یہ روکنی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اتنے سالوں سے 100 سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں الحمدللہ، جیسے ماشاءاللہ آپ اور ہم ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا کوئی بات ہوئی نہیں کہ جس میں ہماری کوئی اختلافی مسئلہ بنا ہو. تو بس یہ بیرونی مداخلت روکنی ہوگی. اچھا بیرونی بات کی ہے، ہم جب بیرونی مداخلت کی بات کرتے ہیں تو ہم سیاست میں بات کرتے ہیں حامد امریکہ کی، اسی مداخلت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی طور پر جو مذہبی بیرونی مداخلت ہے وہ بھی موجود ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا چاہیے؟ اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارے ملک میں قانون ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے. وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی ہوں، مذہبی جماعتیں ہمارے ملک میں اتنی مضبوط ہیں کہ حکومت کا بس سے باہر ہے، حکومت ایسا ان پر کنٹرول نہیں کر سکتی. میر صاحب نے بات کی ہے اللہ اس کے رسول کے نظام کے نفاذ کون کرے گا؟ سب جماعتیں دعوے کرتی ہیں 76 برس گزر گئے یہ باتیں کرتے ہوئے، یہ نظام نافذ کیسے ہوگا؟ میرے بات کی قیادت جب آئے گی، آپ نے بات کی ہے، یقیناً یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. کس طرح کوئی بتائیں نا، قوم کو عوام کو بتائیں کہ کس طرح یہ ممکن ہے، کس طرح قوم کھڑی ہوگی. جو اس وقت ہمارے سیاسی حالات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے بات کی ہے، اس کا آپ دیکھیں اس کے ساتھ سچ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں اس کے کیا پیغام جا رہا ہے، بین پسند کیا صورتحال ہے. کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے؟ یہ دانی صاحب میرے محترم، یہ اس طرح ممکن ہے کہ یہ جمہوریت تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہمارے ملک میں جو الیکشن ہوئے جو 8 فروری کو آپ نے بھی دیکھا ہے، عوام نے بھی دیکھا، یا سارا سلسلہ جو بھی ہے، جو بھی یہ حکومت آئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ نظام جس طرح سے یہ آئی ہے، جس طرح سے لائی گئی ہے، یہاں یہ لولی لنگڑی جمہوریت سے کوئی انقلاب نہیں لا سکتا. یہ اسی وقت اس ملک کے حالات تبدیل ہوں گے، ان عوام خوشحال ہوں گے، ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا شمار ہوگا. جب تک یہاں انقلاب نہیں آتا، وہ انقلاب بھی اسی صورت میں آئے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کریں گے. جب تک یہ عمل نہیں ہم کر سکتے، یہاں نہ کوئی نظام صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس ملک کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے، نہ یہاں قانون جو ہے بنے ہوئے ہیں ان کی حکمرانی ہو سکتی. یہ بالکل نیور. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، لوگوں کو گھروں گھروں تک، بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں جب تک ہم یہ پیغام نہیں پہنچاتے، کوئی ایسا بندہ یہیں سے آئے گا، باہر سے نہیں آنا. اسی ہمارے ملک میں ہی
लोग उठेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत लोग हैं जिनकी वजह से ये हमारे मुल्क का निजाम चल रहा है, तो यहीं से लोग उठेंगे, ये साहब आपने इस निजाम को तब्दील करेंगे ये बताइए इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान सियासी जमात भी है, उसके बानी चेयरमैन पाबंद सलासिल हैं, और इस वक्त मुल्क के अंदर इनकी जमात को जिस तरह क्रश किया जा रहा है, जिस तरह कुछ हो रहा है, क्या समझे इससे भी हालात ख़राब हो रहे हैं और इससे भी सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, या इस तरह किस तरह ये जो सियासी चबश है अदारों की या शख्सियात की, ये इकट्ठे हों, इस मुल्क के लिए बैठ के सोचें कि हमने इस मुल्क को मुसीबत से निकालना है। आप क्या तजवीज़ देंगे अपनी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि हमारे आर्मी में, तो वो कहते हैं, वो हमारे दोस्त जो आर्मी में हैं वो कहते हैं, वो ब्रिगेडियर हैं माशाल्लाह, जनरल है, रिटायर है, वो कहते हैं जब कोई बंदा कोई गलती करे ना तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। जब हम उस गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, ना आर्मी वाले तैयार, ना सियासतदान तैयार है, ना अदलिया वाले तैयार हैं, ना ही अपोजिशन वाले तैयार हैं। अच्छा मिसाल ये बताइए कि पाकिस्तान में जो मजहबी जलूस हैं, जी जी, और आपने बात की है मसल के हवाले से कि इबादत अपने अपनी इबादतगाह में होनी चाहिए जिस हम बाकी कहते हैं, क्या जो मजहबी जुलूस हैं आप इन पर पाबंदी लगने के हक में हैं, या आप साथ समझते हैं कि अगर मजहबी जुलूस निकाले जाए तो बाकी जो मज़ाहब हैं फिर वही तकाजा करेंगे? क्या समझते हैं कि इस पर पाबंदी हो चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ ये जो भी कोई भी है, कोई आज के दौर का वो यजीद हो या 1400 साल पहले का कोई यजीद हो, जो भी हो, उसके हक, आवाम को हक होना चाहिए उसके खिलाफ एहतजाज का, ये मेरे ख्याल में था। लेकिन किसी की दूसरे मज़हब की जो है ना वो दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुलूसों की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे फासिक या दूसरे बंदे के खिलाफ ये एक हक की आवाज उठाना, ये एक जहां आपने मजहबी फरीदा आज़ादी बात की है, तो यहाँ तो सियासी इज्तिमात की, सियासी जैसे इजाज़त नहीं मिल रही, तो फिर आप इन में कैसे कह सकते हैं एक बड़ी जमात है उसको जैसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्रैकडाउन होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, आपसे कहते हैं मजहबी आज़ादी होनी चाहिए? देखिए जी, मजहबी मामला अलहदा है, ये सियासी मामला अलहदा है, ये दोनों को इजाज़त होनी चाहिए, दोनों की। ज़ाहिर है, जब मैंने तो कहा कि जब अल्लाह की हाकमियत होगी तो उसमें हर एक को आज़ादी है, अपनी अपनी बात करने का हक है। हमने ये तो नहीं किसी के आप जुबान बंदी कर दें या उसको ये रोक दें कि आप हक के खिलाफ, बातिल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। मिस्टर आप नाज़िम रहे हैं और काफ़ी आपने इलाके में खिदमत भी की है आवाम की, क्या समझते हैं बल्दियाती निज़ाम जो है उसके इंतखाबात भी नहीं हो रहे, बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहुत पीछे चला गया है, क्या आप इस हमारे इस फोरम के प्रोग्राम के हवाले से आप बात कर रहे हैं मीडिया ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल से, तो क्या आप बात करेंगे कि जो बल्दियाती अदारे वो बहाव होने चाहिए और एक्शन होना चाहिए ताकि जो आवाम की रोज़गार के मसाइल वो हल हो सके? बल्दे मेरा तो ख्याल ये है कि बल्दियाती अदारे होने चाहिए और इन्हें इख्तियार भी जो है ना, जो साहब का इख्तियार उससे ज्यादा इख्तियार देने चाहिए, क्योंकि ये सही नुमाइंदे हैं वो बल्दियाती लोग होते हैं, क्योंकि इनका हर वक्त आवाम से राब्ता होता है, हर गली मोहल्ले में इनसे ये दो टोक आवाम से मिलते जुलते हैं और उनके दुख दर्द की तकलीफों को ये सही बल्दियाती अदारे ही समझ सकते हैं। आखिर में आपसे सवाल करेंगे, आखिर में आपने अपनी गुफ्तगू में बड़े मसाइल का आपने अहाता किया है और आपने तजवीज़ अच्छी दी हैं। पाकिस्तान यकीनन एक इस्लामी मुल्क है और ये कलमा की बुनियाद पर हासिल किया गया, और आपने स्टार में आपने बात की किसी की बका भी इसी निज़ाम में है। अब जो निज़ाम के अंदर लग रहे हैं, कोई और निज़ाम की बात कर रहा है, कोई कहता फ़िक़ा जाफरिया हो, कोई कहता फ़िक़ा हनफिया हो, कोई कहता कोई और निज़ाम हो, क्या ये जो नारे हैं ये भी इस निज़ाम की राह में रुकावट नहीं है? मैंने पहले स्टार्ट में भी यही बात की थी, ये फिक्का वाले मामलात हैं, ये तो एक दूसरे पर नहीं ठूंसने चाहिए। ये जो कोई बात करता है मैं नहीं समझता, मैं इससे एग्री नहीं हूँ।
میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہونا چاہیے، جو پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے دور میں کیا تھا وہی نظام ہے، تو پھر اس کو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہی نظام یہاں لے آئے، الحمدللہ یہی لوگ خوشحال ہوں گے، یہیں پہ امن ہوگا، اور یہی لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں گے، اور یہ جو غربت ہے، بالکل ہمارا ملک کے لوگ جو ہے بالکل غربت کی زندگی جو گزار رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب آپ اللہ کے کاروباری ہے جیسے بھی ہے، اور آپ تاجر بادیہ کے نائب صدر بھی ہیں، اور جہاں فروٹ مارکیٹ میں بھی آپ چیئرمین ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو تاجروں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ تاجروں کے بڑے مسائل ہیں، کاروبار کی بڑی مفروض ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے، وہ ٹیکسوں کا معاملہ ہے، ٹیکس نیٹ ورک کا معاملہ ہے، یا ذخیرہ اندوزی سے یہ ذمہ دار تاجر بھائی ذمہ دار ہے، کیونکہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ گراں فروشی، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بھی آغوش کا آیات ہیں۔ کیا سمجھ تاجروں کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جو اس طرح تاجروں میں جس طرح کے لوگ ہیں ان کا آپ کیا محاسبہ کر رہے ہیں؟ یردانی صاحب، میں یہ مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے تاجروں کے مسائل جو ہیں یہ تو شروع سے ہی رہے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ نے کسی نے بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے یہ دیکھ لیں آپ، ہماری یہ مارکیٹ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، حالانکہ یہ روزانہ کی یہ یہاں مارکیٹ فیس کا جو محکمہ ہے وہ ہم سے یہ فیس مارکیٹ وغیرہ وصول کرتا ہے، اور باقی جو بھی ہے ہمارے ٹیکس وغیرہ جو بھی ہے گورنمنٹ نے ہم پر جو بھی تاجروں پہ لگائے ہوئے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے مطابق نہ یہاں لائٹس ہے، نہ کوئی شیڈ ہے، نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے۔ ہم تو اپنی مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے نا، تو یہاں کوئی پرسان حال نہیں، یہ ہم ریکویسٹ ہی کریں گے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بندوق تھوڑی ہے جو اس سے ہم لے کے باہر آ جائیں گے۔ یہی ہے ہماری انتظامیہ سے یہاں شہر کی، تو وہ اس کی صفائی کا خیال کریں اور یہاں لائٹوں کا خیال کریں، اور جہاں جو شیڈ جو بننے والے ہیں وہ بنائیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنچل حسینہ جیا بٹ پشاور میں مگر کس لیے، جانتے ہیں ندیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ چنچل شوخ اداؤں کی مالک چنچل حسینہ جیا بٹ آ رہی ہیں پشاور، مگر کس لیے؟ جی ہاں، ایک 3 روزہ میوزیکل شو میں نامور ستاروں کے جھرمٹ میں جیا بٹ کریں گی اپنے فن کا مظاہرہ پشاور کے سبرینا سینما میں جمعہ 25، 26 اور 27 اکتوبر کو۔ جیا بٹ جو عرصہ دراز کے بعد پشاور میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ جیا بٹ، جن کا نام پشتو فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہے، لاہور میں شاندار کامیاب ڈرامے دینے کے بعد اب پبلک کی پرزور فرمائش پر پشاور کے لوگوں کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں 25، 26 اور 27 اکتوبر کو پشاور کے سبرینا سینما میں، اور ان کے ساتھ پشتو فلموں کے سپر سٹار جہانگیر جانی بھی پرفارم کریں گے، اور ان کے علاوہ بہت سے فنکار ہوں گے جن کو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیا بٹ، جن کا شمار فلم اور تھیٹر کی نامور اداکاروں میں ہوتا ہے، خاص طور پر پشتو فلموں میں ان کا نام کامیابی کی ضمانت ہے، تو لائیو پرفارمنس کے لیے وہ آ رہی ہیں پشاور کے سبرینا تھیٹر میں، اور وہ اپنے اس پروگرام کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شیخو پورہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈی پی او آفس میں قائم سیف سٹی پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او آفس منعقد اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ شیخو پورہ پنجاب کا چوتھا ضلع ہے جہاں سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ اس وقت پنجاب کے 17 شہروں کو سیف سٹی بنانے کے پروگرام کیا گیا۔ آئندہ ہفتہ 2 مزید شہر سیف سٹی بن جائیں گے، جن کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 2 ہفتے میں مزید 5 شہروں میں سیف سٹی فعال
کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ مارچ تک تمام 18 بڑے شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کو فعال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جدید موصلاتی آلات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو جدید باڈی کیم، ریگڈ اسمارٹ فون اور دیگر آلات کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیف سٹی شیخوپورہ کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کے عمل کا مشاہدہ کیا۔ ایم ڈی سیف سٹی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پولیس کمیونیکیشنز آفیسر سے بات چیت کی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، میرپور حادثے ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ماجد عباسی کی رپورٹ کے مطابق میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری اور کمشنر میرپور خاص فیصل احمد عقیلی نے پولیو کے عالمی دن کے حوالے سے منعقد پروگرام میں شرکت کی۔ میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری کا کہنا تھا کہ پولیو کے عالمی دن کے موقع پر تمام پولیو ورکرز کو خراج تسکین پیش کرتے ہیں۔ پولیو ورکرز ہر قسم کے مشکلات کے باوجود بھی گھر گھر جا کر بچوں کی ویکسینیشن کو یقینی بناتے ہیں۔ ہم سب مل کر پاکستان سے پولیو کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کابینہ کا 16واں اجلاس شروع۔ صوبائی کابینہ اراکین، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز اور متعلقہ انتظامی سیکرٹریز اجلاس میں شریک۔ اجلاس کے لیے 46 نکاتی ایجنڈا تیار کیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، لاہور کینٹ کے علاقہ بنی جٹاں دی کے شریف شہری حامد فاروق اور دیگر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی سی آئی اے عمران کشور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں موجود کالی بھیڑوں کا فوری طور پر خاتمہ کیا جائے۔ مال خورد برد کرنے پر اعجاز کبیر اور دیگر اے ایس آئی رائے احسان کو محکمے سے برخاست کیا جائے۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، جانتے ہیں امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کینٹ کے علاقہ بھنی جٹانی میں۔ اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چند روز قبل جو ہے وہ سی اے اقبال ٹاؤن منشیات سیل سے ایس آئی رائے احسان اور اے ایس آئی اعجاز کبیر نے 20 سے 25 نامعلوم ملازمین کے ہمراہ بھینی جٹانی کے معزز شہریوں کے گھر پر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا اور گھر میں موجود عطاء اللہ اور سجاد کو گرفتار کرتے رہے۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، ان کے گھر کی تمام چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد گھر میں موجود پیسے بھی اپنے ساتھ لے گئے اور ان 2 افراد کی جامع تلاشی میں جو رقم پولیس کو ملی وہ بھی خود برد کر دی گئی، جس کے بعد حامد صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی مدیت میں ایک درخواست سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب کو دی گئی، جس کی انکوائری ایس ایس پی ڈسپلن طاہر صاحب نے کروائی، جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ایس آئی رائے احسان اور اے ایس آئی اعجاز کبیر جو ہیں وہ ثابت ہوئے، جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے ریڈ کی، جامعہ تلاشی کے دوران دی گئی رقم خود برد کی اور چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے ان شریف شہریوں کی عزت کا جنازہ نکالا گیا۔ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو پنجاب پولیس کی گڈ گورننس کا دعویٰ رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کی اصلاحات کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مگر باوجود اس کے رائے احسان اور اے ایس آئی اعجاز کبیر جیسی کالی بھیڑیں ابھی بھی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں، یہ اس وقت رپورٹ جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، یہ ایس ایس پی ڈسپلن طاہر صاحب کی رپورٹ ہے، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ایس آئی رائے احسان اور اے ایس آئی اعجاز کبیر اس میں گلٹی قرار دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، آئی جی پنجاب اور دیگر ذمہ داران افسران جو ہیں وہ ان 2 کالی بھیڑوں کے خلاف کہاں تک نوٹس لیتے ہیں، ان کو محکمہ میں رہنے دیتے ہیں، نوکری کرنے دیتے ہیں یا محکمہ سے برخاست کرتے ہیں۔ اس علاقہ معززین اور شریف شہری ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان تمام حالاتوں واقعات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔
मेरा नाम मोहम्मद रूप है, मैं पिंड जैना का रहने वाला हाँ। 13/9/2024 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਬੂਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जो कि पुलिस वाले SI रायसान और SI अपना आजाद कबीर ये मसला इन्होंने नाल 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕਦਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ CCTV ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DIG इमरान किशोर साहब के IG पंजाब के और CCPO और SSP सुपरिटेंडेंट मशहूर है जिन्होंने सानू इंसाफ दिता गया। वालेकुम, मेरा नाम नसरुल्ला है, ये मेरे छोटे भाई ने सावला सजाद ते साडे घर आए ने 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਚੀਕੋ ਪਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੰਨਾਂ ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ CIA ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ DIG ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਕੈਤ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਜੇਵਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ करनी होती, बीबियाँ भी नाल सिविल ले आते हैं। यहाँ पर मौजूद अफराद का यही कहना है कि हम ज़िला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और ख़ास तौर पर DIG CIA इमरान किशोर साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि SI रायसान और SI आजाद कबीर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई करते हुए उन्हें महकमा से बर्खास्त किया जाए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। ब्रोका से इस्लाम मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लसानी तंसीबात के खात्मे का अज़म अब्दुल मजीद साली का इजलास से खताब। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जान ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुस्लिम लीग जिला टोबा टेक सिंह के सदर अब्दुल मजीद खाल सालिक और जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल अहमद ने कहा है कि हमारी ही जमात सियासत को नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के की बुनियाद पर इस्तफार करना चाहती है, ताकि इलाकाई व सूबाई और लसानी तंसीबात का खात्मा करते हुए कौम को एक लड़ी में परोया जा सके। हम हिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, इसी की बुनियाद को बनाकर अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मंशूरा और मिंबर साजी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तबकाती निज़ाम तलीम के मामले न सिर्फ यकसान निज़ाम तलीम के दागी हैं, बल्कि इस बात के लिए पुरअज़म है कि वतन अजीज में हर फर्द को तलीम व तरबियत के मसावी मुहैया किए जाएँ। मुआशियात के मैदान में खुद इंसारी के हसूल के साथ साथ मुल्क को आलमी माहौलियाती अदारों के तसल्लुत से आज़ाद करवाना हमारा नस्ब लाइन है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम हसन उल्लाह मंसूर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर सियालकोट और मरकजी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा तहसील डस्का चौधरी इम्तियाज अहमद चीमा का सियालकोट की आवाम के नाम पैगाम। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस कायनात में सबसे काबिल कदर मोतबर हस्ती, क़यामत तक के लिए सारी दुनिया के लिए रहबर व रहनुमा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हम सब के लिए रोल मॉडल है और उनके हवाले से हमारा अकीदा खत्म नबूवत ईमान का वो हिस्सा है जिसमें 1 मिलीमीटर के बराबर भी हम दाएं बाएं इनहराफ के कायल नहीं है और ना इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बैनुल अक़वामी साजिशें और वतन अजीज के
अंदर कुछ ऐसे लोगों का मौजूद होना कि जो मुख्तलिफ तरीकों से इस अकीदे में दरारें डालने के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करते रहते हैं। कभी हम देखते हैं कि कौमी असम्बलियों में इस हवाले से कोई ना कोई फुलझड़ी छेड़ दी जाती है, कभी हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखते हैं कि कुछ इस तरह के फैसले जिसमें लोग अबहाम का शिकार होते हैं। तो इस बुनियाद पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी कोशिश जरूर होती है जिससे पता चलता है कि कुछ लोग अकीदा खत्म नबूवत को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं। मैं समझता हूँ बतौर मुसलमान हम सब का फरीजा है कि हम दलील के साथ इल्म की बुनियाद पर जहाँ अकीदा खत्म नबूवत को समझें, वहाँ बतौर इत्तिबा रिसालत के हवाले से अकीदा रिसालत को समझें और हमारी अटैचमेंट दुनिया भर में तमाम रिश्तों से, तमाम चीजों से सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए। इसी निस्बत को, इसी तल्लक को मजबूत से मजबूत तरीन करने के लिए इंशाअल्लाह 27 अक्टूबर बरोज इतवार शाम 5 बजे सर्कुलर रोड नज़द मरे कॉलेज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। इंशाअल्लाह ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें अहले इल्म मुल्क भर से तशरीफ ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिला सियालकोट के तमाम लोग जब अपने दोस्तों को, अजीज़ व अक़ारब को भरपूर तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में दावत देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ और वो शख्स जो इस प्रोग्राम में शरीक होगा उसका पहले से ज्यादा इल्म और दलील की बुनियाद पर अपने नबी के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि जब हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीरतुन नबी के पहलुओं पर हमारे इल्म के अंदर उसका होना जरूरी है। तो आइए हम अपने नबी से भरपूर तरीके से प्यार का इजहार करते हुए उनके पैगाम को, उनकी सोच को, उनकी सीरत को और उनके साथ जुड़े अकीदा खत्म नबूवत को भरपूर तरीके से प्रमोट करने के लिए लोगों को दावत दें और इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शरीक हों ताकि एक बड़ी तादाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमलन दलील के साथ इल्म की बुनियाद पर अटैच हो, जो आने वाली नस्लों के लिए दुनिया में इज्जत और आखिरत में निजात के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से मलक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल टीचिंग अस्पताल में कैंटीन ठेकेदारों ने बेहिसी लापरवाही की दास्तान रकम कर दी। मुलाजिम का अपनी तनख्वाह मांगने पर मुख्तार उर्फ मौला पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से फौरन बाद हार्ट अटैक आ गया और सफाई करने वाले वर्कर्स ने उठाकर दिल वार्ड में मरीज को शिफ्ट कर दिया। लेकिन मुख्तार उर्फ मौला अपनी जान की बाजी हार गए। मुसलसल 2 घंटे जमीन पर लेटा रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने ना तो कैंटीन ठेकेदार ने उठाया और ना ही मुलाजिम ने जुर्रत की। पूछा तक नहीं, मुख्तार उर्फ मौला जान की बाजी हार चुका था। ये खबर सुनते ही घर वालों पर कोहराम मच गया। मुख्तार उर्फ मौला मेहनत मजदूरी करने के लिए कैंटीन पर मुलाजमत करता था और खानवाल का रिहायशी था। बीवी और 3 बेटियों का वाहिद कफील था। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद हुसैन रहमानी सदर प्रेस क्लब मनकरा, तारिक बाजवा सदर सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी मनकरा से मोहम्मद शहजाद वली असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट भक्कड़ की तफसीली मुलाकात। मोहम्मद शहजाद वली की तरफ से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के एहसन इक़दाम बराए खसूसी अफराद हिम्मत कार्ड के तकसीम तरीक़ाकार और खसूसी अफराद को मुफ्त ऑनलाइन सर्टिफिकेट के खसूल से मुफ्त स्मार्ट कार्ड की नादरा से सहूलत के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई। सीनियर ओहदेदारान प्रेस क्लब मुनकरा की तरफ से खसूसी अफराद तक तमाम आगाही बाहम पहुँचाने, खसूसी अफराद की तलाश में ताउन और मजूरी सर्टिफिकेट की तासील अस्पताल मनकरा से रसाई तक मुकम्मल आगाही में आसानियां फराहम करने पर प्रेस क्लब मुनकरा के सदर और तारिक बाजवा सदका जारिया में बेलोस खिदमात पर हराज तस्कीन पेश किया गया। मोहम्मद शहजाद वली का हर खसूसी फर्द और इन लवाहिकीन से फिलोफोर मजूरी सर्टिफिकेट बनवाने की दरख्वास्त की गई ताकि आने वाली हर माली व दीगर सहूलियात से इस्तेफादा हासिल किया जा सके। खबरों का रुख करते हैं साहिवाल की तरफ और जानते हैं मलक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ऑफिसर शेख मोहम्मद इशफाक जावेद अनवर प्लानिंग के हुक्म पर MOP गोंदल जेर निगरानी एहसान गार्डन
86/6 गार्डन कच्चा पक्का नूर शाह रोड जना ग्रेजुएट कॉलेज लियाकत रोड जो कि गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा जिसने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई मंजूरी ना एनओसी हासिल किया है। इनकी क्रोजन फीस करोड़ों में बनती है जो कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर शेख उमर शेर अली और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शरोज उमर गुज्जर ने एहसान गार्डन और एसएस गार्डन के ऑफिस को सील कर दिया। ग्रेजुएट कॉलेज लियाकत रोड एसएस गार्डन और एहसान गार्डन 86 आर के मालिकान को चाहिए अपनी अपनी फीसें अदा करके खुद भी परेशानी से बचें और लोगों को भी बचाएं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मियांवाली से अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली में जेल वाली पुली पर नामालूम अफराद ने नौमौलूद बच्चा फेंककर फरार। रेस्क्यू 112 मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने मुर्दा नौमौलूद बच्चे की लाश डीएचक्यू अस्पताल में मुंतकिल कर दी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लाहौर गुलबर की मारूफ शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से गजा में होने वाले जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ और इनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर नासिर हमदानी, मौलाना अब्दुल हाशिम, मोहम्मद जाहिद और सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान ने खसूसी खिताब किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीन की मारूफ शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से गजा में होने वाले जुल्म बर्बरियत के खिलाफ और उनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए तकरीब का इनकाद किया गया। सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान, चेयरमैन चौधरी फारूक, वाइस चेयरमैन अमीन नकीबी, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुर्रहमान, लतीफ पहलवान, शाकर नवाज, मियां नईम, बाबा शौकत मॉडल कॉलोनी वाले, मियां तनवीर अख्तर, अनवारुल हक खोखर, एडवोकेट नासिर अली खोखर, एडवोकेट अदनान खालिद, अहमद बट, मोहम्मद आसफ, मोहम्मद जफरुल्लाह, मोहम्मद मुबशर, जुल्कुरनैन और दीगर ताजरों ने तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन डॉक्टर नासिर हमदानी, मौलाना अबुल हाशिम, मोहम्मद जाहिद को खुशामदीद कहा और गजा के मुसलमान बहन भाइयों की अमदाद के लिए हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई गई। अमीर मोहतरम हाफिज सईद की हदायत पर ताजर भाइयों को फलस्तीन और गजा में ढाए जाने वाले मसालम पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस मौका पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी अरफान ने उम्मत मुसलमा से फलस्तीन के लिए हर मुमकिन इमदाद की अपील की। मुल्क कौम की सलामती और फलस्तीन में शहीद होने बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले करीना जट बन गई मक्खन मलाई। कमाल थिएटर के नए ड्रामे में जो जुम्मे 25 अक्टूबर से नमाज पजीर है। रिपोर्ट जानते हैं नदीन चौधरी से। मक्खन मलाई बनेंगी करीना जट। जी हाँ, ये नाम है उस नए ड्रामे का जिसमें काम करने जा रही हैं करीना जट। वोटी लेके जानी है जैसे कामयाब ड्रामा पंजाबी थिएटर में करने के बाद पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पर कमाल थिएटर में करीना जट अपने फ़न के जौहर दिखाएंगी और इस ड्रामे के लिए उन्होंने खसूसी डांस परफॉर्मेंस तैयार की है। उनका कहना था कि राइटर सनी मलिक ने मेरे लिए खसूसी तौर पर रोल लिखा है और उम्मीद करती हूँ कि मेरे मद्दाहों को मेरा किरदार बहुत पसंद आएगा और उसके अलावा जो आर्टिस्ट इस ड्रामे में काम कर रहे हैं उनके दरमियान कड़ा मुकाबला होगा डांस का, परफॉर्मेंस का, और उनके मुकाबले में लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत अच्छा ड्रामा। जी हाँ, इस ड्रामे में करीना जट के साथ दीगर कास्ट में शामिल हैं इकरा खान, मलाइका शहजादी, किस्मत खान और हुस्ना जट, और इन सब आर्टिस्टों के दरमियान होगा डांस का दंगल। देखते हैं मक्खन मलाई में डांस का दंगल कौन जीतता है, पब्लिक की दाद कौन वसूल करता है। लेकिन ये बहुत मज़े की बात होगी कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही मिलेगी। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर सनी मलिक और प्रोड्यूसर करीना जट हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मियांवाली से ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर हाउस लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के वीसी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, रजिस्ट्रार डॉक्टर राना अब्दुल माजिद साहब की गवर्नर साहब से मुलाकात करवाई। गवर्नर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहाई करवाई। गवर्नर साहब को कन्वोकेशन के लिए दावत दी गई जो गवर्नर साहब ने कबूल कर ली। इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते गवर्नर साहब मियांवाली यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के पहले कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पोलियो वर्ल्ड डे के मौके पर अहम पैगाम। सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि आज के दिन मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का अज़म करना है। वालिदैन अपने 5 साल की उम्र तक के बच्चों पर मुहिम में पोलियो से बचाव के खतरे जरूर फैलाएं। आज के दिन पोलियो वर्कर्स, कम्युनिटी लेडीज और तमाम मुतल्लिका अदारों को इंसदादे पोलियो की कोशिश के लिए खराज तस्कीन पेश करता हूँ। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खेलों से खबर शामिल करते हैं। तफसीलात के मुताबिक शाहीन अफरीदी ने अपने बेटे के हमरा खूबसूरत तस्वीर शेयर की जो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। इंस्टाग्राम पर शेयर की जाने वाली इस तस्वीर में क्रिकेटर ने अपने बेटे को सीने पर लटा रखा है, जबकि बच्चे का चेहरा मुकम्मल दिखाई नहीं दे रहा। इस तस्वीर में शाहीन की जानिब से लिखे जाने वाले कैप्शन मदाहों की तवज्जो का मरकज बना। क्रिकेटर ने इसमें लिखा कि मैं सुकून में हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सारफीन की जानिब से तबसरे किए जा रहे हैं, जबकि शाहीन और इनकी फैमिली को बहुत सारी दुआएं भी दी जा रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।